प्रशांत जी, नमस्ते. अरे वाह! आशुजी नमस्कार. तुम्ही आहात का? नमस्कार. वाह! हां, मग मग काय तुम्ही काल असणारच. पण होतो. तुम तुम अरे अरे वाह, वाह! काल ही होता. क्या बात है, हां. क्या बात है. वाह! कसं ठीक चाललंय का? एकदम ठीक म्हणजे चाललाय. फर्स्ट क्लास. वाह, वाह! आज एकदा वाह! पुण्याला चाललो आहे. वाटेत प्रवासात कनेक्ट झालेला आहे. हो का? अरे वाह! बरं, हो, बरं, हो. बरं. बरं. क्या पुण्याच्या बात एक है. 35 किलोमीटर अंतरावर आहे मी आता. ओहो! बरं, बरं, हां. बरं. बरं. क्या बात है. मग किती दिवस पुण्याला मुक्काम? उद्या रात्री परत बैठक संपली की. अच्छा बैठक आहे. ओके. हां, हां. वाह! छान. चालेल. जान्हवी आपण सुरू करू शकतो. नमस्ते, मैं जानवी पवड़े, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एचबीटी मेडिकल कॉलेज मुंबई। आज के इस आभासी सत्र में जुड़े हुए माननीय श्री प्रशांत पूल जी और सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूँ। यह महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। यह महोत्सव है मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा भारत आजादी का महोत्सव मना रहा है। इसी अवसर पर सेवांकुर भारत ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन के अनसुने पहलुओं के बारे में अधिक जानकारी से अवगत कराने हेतु इस ऑनलाइन बौद्धिक सत्र का आयोजन किया है। कल इसी श्रृंखला में विभाजन की त्रासदी इस सत्र 1 संपन्न हुआ और आज विभाजन की त्रासदी सत्र 2 हमारे प्रमुख वक्ता श्री प्रशांत पोल जी इनका परिचय कराते हैं। सर फिलहाल दिशा कंसल्टेंट जबलपुर और भारतीय वेब लिमिटेड नागपुर इन कंपनियों में डायरेक्टर है। वे मेल्ट्रॉन यानी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में संशोधन विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने अनेक नए उत्पादन विकसित किए हैं और बालासोर के मिसाइल फायरिंग इंटरिम टेस्ट रेंज के लिए विशेष उपकरण विकसित किया था। वे 1998 से 1919 तक महाराष्ट्र सरकार के आईटी टास्क फोर्स के सदस्य थे। 1999 में 1999 में उनका चयन हुआ है
और सर केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय में IT टास्क फोर्स के सदस्य रह चुके हैं तथा सर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में महाविद्वत परिषद के भी सदस्य थे। मुंबई विश्वविद्यालय के IT सलाहकार थे और IIT जबलपुर में गवर्निंग काउंसिल के सदस्य थे। सर ने साहित्य क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने लोकमत, तरुण भारत, विवेक, एकता, पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर आदि पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन किया है। उनकी कई पुस्तकें जैसे कि वे 15 दिन हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, अंग्रेजी और तेलुगु भाषाओं में तथा भारतीय ज्ञान का खजाना हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में प्रकाशित हुए हैं। सर की विनाश पर्व हिंदी और गुजराती में प्रकाशित हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं पूरी सेवांकुर टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। अब समय फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट HBT मेडिकल कॉलेज मुंबई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे और इसके पश्चात प्रशांत पोल जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। समय जी। हाँ सर बोला। हेलो। हाँ, आवाज हेलो। आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ सर, मेरा गीत है क्या सर पहले? जी आप। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार सभी को, मैं समय चौधरी कुपर हॉस्पिटल में फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मुझे ये गीत सादर करने के लिए निमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं आभार मानता हूँ सभी के और मेरा गीत प्रस्तुत करता हूँ। जागा भारत का वन गिरिजन, जागे ऋषि मुनि, जागे किसान, जागे ये श्रमजीवी कर्म प्रवन, जागा यौवन हो वर्धमान, जागृत कन कन जागृत हर क्षण, जागृत नेता धर्म प्रवन, इस जागरणी बेला में हो दिग दिगंत से आओ हम बदले वर्तमान, आओ हम बदले वर्तमान। है संग शक्ति की चाह यही, भारत जग जननी पद पाए। है संग शक्ति
मुक्ति की चाह यही, भारत जग जननी पद पाए। हर जीवन सुखी निरामय हो, विज्ञान ज्ञान रस बरसाए। अर्जित करने इस वैभव को, शत शत जीवन अर्पित माँ को। युग परिवर्तक वीर व्रती हम, बदलेंगे सारा जहां। आओ हम बदले वर्तमान। गौरव मंडित अपना अतीत है, भविष्य भी उज्जवल महान। आओ हम बदले वर्तमान। आओ हम बदले वर्तमान। आओ हम बदले वर्तमान। धन्यवाद सर। मुझे प्रारंभ करना है। हाँ सर, करिए प्रारंभ। ठीक, नमस्कार सभी को। विभाजन की त्रासदी इस विषय पर कल हमने कुछ चर्चा की थी। आज उसकी अगली कड़ी में हम कुछ बात करेंगे। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि आज जो हर घर तिरंगा का अभियान चला है, पूरे देश में ऐसा लगता है कि एक देशभक्ति का ज्वार आना जिसको कहते हैं, देश में सारे जगह, देश के कोने कोने में इस प्रकार की एक भावना उमड़ कर आई है। अब इसी भावना के साथ ये जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि ये जो देश हमारा बट गया, विभाजित हुआ, इसके पीछे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमने कल थोड़ा देखा कि ये विभाजन के बीज कहां बोए गए, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप हुई कि देश को विभाजित करना है या देश विभाजित होना चाहिए। तो 1906 ओके, नाउ इज इट ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके। ये समस्या मेरे कनेक्शन में है या कहीं और? बिकॉज इफ दैट इज सो देन आई कैन चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन।
सर पहले आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी 1-2 मिनट, अभी स्पष्ट आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, तो विल कंटिन्यू। ग्रेट। सो हमने वो पाकिस्तान का शब्द कैसा कॉइन हुआ वो भी देखा। उसके बाद फिर 1940 में जिन्ना ने पहली बार कहा कि मुस्लिम राष्ट्र अलग से होना चाहिए, और रहमत अली के पर्चे के ठीक जो पत्रक उसने पहली बार निकाला था उसके ठीक 10 वर्ष के बाद जिन्ना ने पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद जिन्ना ने यह ठान लिया कि उनके जीवन का अंतिम ध्येय अगर कोई होगा तो वो पाकिस्तान होगा, और इसके लिए हर बात पर जिन्ना ने इस देश को रोकने की, अड़ाने की, हर बात पे निगोशिएट करने के लिए, टेबल पे आने के लिए और अपने शर्तों को मनवाने की एक-एक बात उसने प्रारंभ की। और हमारे सारे जो नेता थे वो एक-एक बात उनकी मानते गए। और कल जैसे प्रश्नोत्तरी में हमने सामने आया कि ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटेन का एक इस प्रकार की नीति थी कि मुस्लिमों को थोड़ा एक प्लस पॉइंट देना, उनके साथ सहानुभूति रखना, ताकि ये देश के 2 हिस्से होना ये वो चाहते थे, और वो मात्र वे नहीं, तो इस दुनिया के सारे जो बड़ी-बड़ी शक्तियां थी सारे चाहते थे। उदाहरण के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सब लोगों की ये राय थी कि जर्मनी की जो ताकत थी, जिस ताकत के साथ जर्मनी ने सारे दुनिया में एक आतंक मचाया था, उस जर्मनी के 2 हिस्से होना आवश्यक है। और इसीलिए रशिया ने अपना ईस्ट का साइड ले लिया, इस साइड का हिस्सा लिया, अमेरिका और बाकी लोगों ने वेस्ट साइड का लिया। इस प्रकार से जर्मनी को तय करके उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा, सो दैट जर्मनी फिर से उसी ताकत के साथ खड़ा ना हो जाए। भारत के साथ अलग कंसेप्ट में, अलग संदर्भ में, लेकिन वो चाहते थे कि इतना बड़ा विशाल भारत अगर ताकत के रूप में फिर से खड़ा होता है, तो जैसे 1000-2000 वर्ष पहले यह वैभवशाली संपन्न देश था और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला, सबसे ज्यादा संपन्न ऐसा देश था, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए वे चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, और इसलिए उस प्रकार की नीति उनकी थी कि अगर कोई मुस्लिम लीग कुछ कहती है तो उसमें बहुत ज्यादा उनका विरोध नहीं करना। ये जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज, उनकी ये नीति थी। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय अंग्रेजों को लगा कि नहीं, भारत का समर्थन होना आवश्यक है, नहीं तो विश्व युद्ध जीतेंगे नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध जीतने के लिए भारतीय सैनिकों की बहुत बड़ी महती भूमिका रही। और ये बात भी 75 वर्ष जब हमारे स्वतंत्रता को हो रहे हैं तो ये सामने आनी चाहिए कि ब्रिटेन ने जो बड़े-बड़े विजय प्राप्त किए हैं, उन सब के पीछे भारतीय सैनिक है। अनेक भारतीय, हजारों में भारतीय सैनिक हुतात्मा हुए हैं, लाखों में भारतीय सैनिक के सारे द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में हुतात्मा हुए हैं। और उनके बदौलत, उनकी मदद से रादर ब्रिटेन ने ये सारे युद्ध जीते हैं, और ये वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे। और इसीलिए उनका ये था कि भारत को जल्दी से छोड़ना ये तो नहीं, लेकिन भारत की एक प्रकार से इस युद्ध में ब्रिटेन के साइड भारत खड़ा रहे, इस प्रकार का वो एक भारत से आश्वासन चाहते थे। इसके लिए क्रिप्स को भेजा और बाकी बहुत कुछ उन्होंने प्रयास किए। लेकिन कांग्रेस ने एक उसमें अपनी भूमिका ली कि नहीं, असहयोग आंदोलन तो उन्होंने पहले किया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन कोई भी आंदोलन जब खड़ा होता है तो आंदोलन की बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। उस आंदोलन के प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस प्रकार का भी एक रचना बनानी पड़ती है कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी क्या होगा, प्लान बी फेल हो गया तो प्लान सी क्या हो गया, क्या होगा। अंतिमतः जो आंदोलन जिस विषय को, जिस बात को लेकर हम कर रहे हैं, उस बात तक हम पहुंच रहे हैं या नहीं, ये सोचने के लिए एक सारी रचना, सारी योजना बनती है। दुर्भाग्य से 1942 का जो आंदोलन था उसमें इस प्रकार की कोई योजना दिखी नहीं। भावावेश में या बड़ी एक्साइटमेंट में जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 1942 में 8 अगस्त की रात को जब ये घोषणा हुई कि भारत छोड़ो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, नाउ और नेवर, इस प्रकार की जब कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा की तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट करने के बाद दूसरे स्तर के जो नेता थे वो बहुत ज्यादा नहीं बचे थे। उसमें से कई लोग ये वहां पे भूमिगत के रूप में अलग-अलग स्थानों पर रुके थे और कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में पत्री सरकार जैसी बनी सातारा में, या उत्तर प्रदेश में, ऐसा कई स्थानों पर
1942 के आंदोलन में बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसके कोई प्लान बी, अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी क्या, प्लान सी क्या, आंदोलन की दिशा क्या होगी, उसका कौन नेतृत्व करेगा, अगर सारे नेता जेल में चले गए तो नेतृत्व कौन करेगा। इस प्रकार की एक जो योजना लगती है, दुर्भाग्य से 1942 के आंदोलन में ये सारी योजना नहीं थी, और इसीलिए ये आंदोलन 3-4 महीने में एक प्रकार से सिमट गया। कहीं-कहीं अलग-अलग इसमें वो चलता रहा, 6, 7, 8 महीने भी चला, लेकिन कुल मिलाकर के ये आंदोलन की पूरी जो एक जिसको आयुमान कह सकते हैं, द एज ऑफ दिस एजिटेशन, दैट वाज अराउंड 3 to 4 months, नॉट बियॉन्ड दैट। अब उसके बाद 42 के आंदोलन के बाद क्या? तो वहां पर जब ये दिखने लगा कि 42 के बाद फिर जब 43 और 43 और 44 में जब ऐसा लगने लगा कि अब हिटलर ये परास्त हो सकता है या हो रहा है, और जो जिसको दोस्त राष्ट्र कहते हैं उनकी सारी फौजें ये जीत रही है, जीत सकती हैं, तो मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों की तीव्रता और ज्यादा बढ़ा दी। 1945 में, और ये जो अपना द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो मार्च के लगभग 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ। सारी ब्रिटेन और अमेरिका के नेतृत्व में सारी जो फौजें थी, फ्रेंच और बाकी सारी ये सारे लोग जीत गए। अब जीतने के बाद तुरंत ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, इलेक्शन जिसको कहते हैं पूरे देश के। और उस इलेक्शन में जिनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया, उस विंस्टन चर्चिल को लोगों ने परास्त किया। उनको ऐसा लगता था कि विंस्टन चर्चिल नेता के रूप में अच्छे हैं, उन्होंने युद्ध से तो हमको जिताया है, लेकिन जो युद्ध को जीतने वाले शासक है वे शायद बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये सारे बर्बाद हुए इंग्लैंड को अगर उभारना है तो उसके लिए चर्चिल योग्य नहीं है, ऐसा समझ करके लोगों ने जो लेबर पार्टी थी, उस लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटनली को उन्होंने चुनाव में विजयी किया। जब 26 जुलाई 1945 के इलेक्शन के बाद अगस्त के प्रारंभ में जब ये सब ध्यान में आया कि अब क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन रहे हैं ब्रिटेन के, तो भारत के लोगों को ऐसा लगा कि अब तो हमारी स्वतंत्रता बहुत ही पास है, सामने दिख रही है। और चूंकि क्लेमेंट एटली ये चर्चिल इतने ज्यादा भारत के विरोधी या भारत द्वेषी नहीं थे, तो ऐसा लगा कि अब शायद जल्दी हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन इंग्लैंड को ये दूहती गाय, भारत को दूहती गाय मानते थे। भारत के पैसों के आधार पर इंग्लैंड की सेना का सारा खर्चा चलता था, और इंग्लैंड में जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और बाकी सारी रचना थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा कोष का भारत से जाता था। तो भारत के पैसों पे इंग्लैंड समृद्ध हो रहा था। एक छोटे से आंकड़ा में मतलब कुछ फिगर्स यहां देना चाहता हूं। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो the first time they entered into Indian territory, we can say, that was in 1608. 1608 में पहली बार अंग्रेजों का जहाज सूरत के किनारे पे लगा, भारत में पश्चिम किनारे पे सूरत में लगा। उसके बाद उन्होंने जब एक प्रकार से पहले भारत में सबसे पहला भारत में कंट्रोल जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया या कंट्रोल या नियंत्रण में कोई भूमि उनको मिली, वो प्लासी के युद्ध के बाद मिली। प्लासी का युद्ध है 1757 का, 1757। उसके बाद 65 को 1965 को बक्सर का युद्ध हुआ, और फिर तो पूरा जिसको एक विशाल बंगाल कहते थे, उस बंगाल पे उनका राज कायम हुआ। अब ये पूरे राज में मतलब जब से ब्रिटिश लोग वहां पर थे, मतलब ब्रिटिश लोगों का राज भारत पर कायम हुआ, वहां से लेकर तो ये सारे इसमें अगर हम देखेंगे तो जब ब्रिटिशों का राज भारत में कायम हुआ उस समय के अगर आंकड़े हमने देखे जो प्रोफेसर अंगस मेडिसन ने दिए, जैसे मैंने कल भी बताया, जिनको विश्व में मान्यता है, सारे अर्थशास्त्री उसको मानते हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि 1757 के समय जब प्लासी का युद्ध जीतकर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित किया, उस समय भारत का पूरे विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी ये लगभग 24% थी, 23% के लगभग थी, 22 पॉइंट समथिंग, मतलब अराउंड 23%
ये भारत की हिस्सेदारी पूरे देश विश्व के व्यापार में थी। मतलब तब भी हमारा व्यापार बहुत अच्छा था। और इंग्लैंड की क्या परिस्थिति थी उस समय? 1757 के आसपास जो प्रोफेसर अंगस मेडिसन ने इंग्लैंड के जो फिगर्स दिए हैं, they are not even 3%, they are less than 3%, 2.9, 2.8 और समथिंग। तो 3% से कम भारत इंग्लैंड का व्यापार में पूरे हिस्सेदारी, और भारत की हिस्सेदारी लगभग 23%। ये परिस्थिति थी। और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो 1948 के आंकड़े अपने पास है, 47 के मिले नहीं, लेकिन 48 के आंकड़े हैं। 48 के आंकड़े, 1948 के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत का जो व्यापार का प्रतिशत है दैट वाज 2.8%, 2.8, 23 में से नीचे आ गया 2.8, 2.8%। और ब्रिटेन विच वाज लेस देन 3%, ब्रिटेन का 17.9% ये ब्रिटेन का शेयर था। मतलब ब्रिटेन ने एक प्रकार से भारत जैसे देशों को अपने अंकित करके और उनके बल पर एक संपन्नता, समृद्धता व्यापार में और बाकी सभी इसमें लाई। तो वो शोषण कर रहे थे भारत का, वो तो दिख रहा था। ऐसे दुहती गाय को, ऐसे भारत को जल्दी छोड़ना वो चाहते नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे। वो कह रहे ठीक है देंगे, स्वतंत्रता तो अब देनी है, हमने वादा किया था, तो सीमित स्वतंत्रता या स्वतंत्रता, इस प्रकार की बातें चल रही थी। इसका आधार लेकर कि आज नहीं कल स्वतंत्रता मिलेगी, मुस्लिम लीग ने कहा कि आप पाकिस्तान पर एग्री हो जाइए, बाकी सारे नेताओं को, यू हैव टू एग्री ऑन द पाकिस्तान। और पाकिस्तान पर सहमत होने के लिए कांग्रेस का नेतृत्व और बाकी सारे लोग ये सहमत नहीं थे कि पाकिस्तान होना चाहिए। भारत के विभाजन के लिए अधिकांश नेता ये सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी जी का तो वो प्रख्यात भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाजन के पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े होंगे, मतलब विभाजन होना है तो मेरे शरीर के 2 टुकड़ों में से ये विभाजन होगा, इस प्रकार का उन्होंने कहा था। ये प्रसिद्ध उनका भाषण है, ये महात्मा जी का। इस सारे पार्श्वभूमि पर जब मुस्लिम लीग को लगा और जिन्ना को लगा कि पाकिस्तान मिलना बहुत आसान नहीं है, तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया। अब उसकी टाइमिंग देखिए आप, 1945 को ये चुनाव होते हैं, मतलब पहले विश्व युद्ध समाप्त होता है, जुलाई में चुनाव होते हैं, 26 जुलाई के आसपास, मतलब अगस्त हो गया समझ लीजिए। उसमें चुनाव से फिर इटली अपना सब स्वीकार, अपना पदक ग्रहण करते हैं, और अगस्त के पहले सप्ताह में क्लेमेंट एटली ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब इसी समय मुस्लिम लीग ज्यादा आक्रामक हो रही, वो ज्यादा दंगे कर रही, और 1946 चालू होते होते उसने कहा है कि यू हैव टू एग्री, सारे लीडरशिप को उसने कहा है, भारत के सारे नेतृत्व को कहा है कि यू हैव टू एग्री ऑन द पार्टीशन, ऑन द पाकिस्तान। लेकिन अभी भी नेतृत्व उसके लिए सहमत नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जरूर कह रहे हैं कि इनके साथ ही हमें नहीं रहना है। अगर भारत को मुक्त रूप से संपन्न बनाना है और महान राष्ट्र बनाना है तो ये मुस्लिम हमें नहीं चाहिए। इतने स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी अपनी भूमिका रख रहे हैं। लेकिन एक देश का विभाजन यानी देश को काटना, यानी एक प्रकार से अपने अंगों को काटना, बिकॉज देश कोई मिट्टी का बना हुआ कोई ऐसा भूभाग नहीं है। देश एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष होता है। उस देश जिसके आधार पर हम पलते हैं, बढ़ते हैं, पूरी दुनिया में हमारी अगर कोई आइडेंटिटी है तो देश के आधार पर बनती है। ऐसे देश का विभाजन, ऐसे देश को काटना, ये स्वाभाविक था, हमारे जो बाकी नेतृत्व है उसको मंजूर नहीं था, और इसलिए वो मना कर रहे थे। जिन्ना ने मार्च अप्रैल 1946 में, 1946 में ये सारे जो नेतृत्व था, इंक्लूडिंग कांग्रेस का नेतृत्व, उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर आप पाकिस्तान पर सहमति नहीं बनाते हैं तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अब डायरेक्ट एक्शन का अर्थ क्या, वो नहीं बता रहे थे, और कांग्रेस के नेता को भी लग रहा था डायरेक्ट एक्शन लेंगे मतलब ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लीग क्या करेगी, इसकी कोई बहुत बड़ी सीधी कल्पना इनके पास नहीं थी। लेकिन मुस्लिम लीग के पास स्पष्ट कल्पना थी, और बाद में जिन्ना ने उसको घोषित किया कि 16 अगस्त 1946 यह हमारा डायरेक्ट एक्शन डे का दिन रहेगा। घोषित करके किया,
किसी को अनजाने में पकड़ करके नहीं किया, घोषित किया, पूरे देश भर में घोषित किया, बार बार बताया कि डायरेक्ट एक्शन डे का हमारा जो दिवस है वो 16 अगस्त 1940 है। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सत्ता थी जोड़ तोड़ के, मुस्लिम लीग पूरी बहुमत में नहीं थी, लेकिन कुछ पार्टियों को अपने साथ लेकर उसने सत्ता स्थापित की थी। उसमें मोहम्मद सुरावर्दी, शहीद मोहम्मद सुरावर्दी उसका नाम था, शहीद से कोई लेना देना नहीं, वो एक उसका नाम था शहीद मोहम्मद सुरावर्दी। वो उस समय जैसे मैंने कल बताया था मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल एंड दैट टाइम द बंगाल वाज, उस समय का जो बंगाल था वो बृहद बंगाल था, बहुत बड़ा बंगाल था, जिसमें पूरा बांग्लादेश था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल था, बिहार का और उड़ीसा का और कुछ असम का भी कुछ हिस्सा था, ऐसा बहुत बड़ा बृहद ऐसा बंगाल था। उस बंगाल का मुख्यमंत्री आज की भाषा में, उस जमाने की भाषा में प्रधानमंत्री, ये सोहरावर्दी, इसने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है ये हम बंगाल में दिखाएंगे, ये घोषित करके उसने कहा। और 16 अगस्त 1940 के दिन अकेले कलकत्ता शहर में 5000 से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया। जो विदेशी पत्रकार है वो तो लिखते हैं और उनके सारे लिखे हुए रिपोर्ट्स है कि कलकत्ता में खून की नदियां बह रही, लिटरली इस प्रकार की कलकत्ता में अवस्था थी, बहुत बहुत भयंकर ऐसा कलकत्ता में वातावरण था। नोआखाली में भी उसके बाद फिर इसी प्रकार की कत्ल हुई। ये सारा देखकर इसकी सारी एक प्रकार से, और ये 16 अगस्त से 19 अगस्त तक 3 दिन तक एक प्रकार से कत्लेआम चलता रहा। ब्रिटिश फौजों ने जिस प्रकार से इसको रोकना था उतना नहीं रोका, आर्मी डिप्लॉय करना चाहिए था ऐसे समय में। ये बिल्कुल ये संकट का समय था, इस प्रकार के दंगे एक प्रकार से जिनोसाइड हो रहा था, वंश विच्छेद जिसको कहते हैं जिनोसाइड, तो हिंदुओं का पूर्ण रूप से जिनोसाइड हो रहा था, लेकिन जिनोसाइड को रोकने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय नहीं की गई, वहां पे सेना को नहीं लाया गया, बाद में लाया गया तो वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही। और कुल मिलाकर के इसमें डायरेक्ट एक्शन डे क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन हमारी क्या होती है, मुस्लिम लीग ने बता दिया। और मेरे विचार से 16 अगस्त 1940 ये विभाजन के सारे इस पूरे प्रवास में जो हमने सारा इसके पहले का प्रवास देखा, उसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कोई होगा तो वो 16 अगस्त 1940 है। ये जो जिस पद्धति से उन्होंने किया कांग्रेस ने, उसको देखकर जिस पद्धति से मुस्लिम लीग ने किया उसको देखकर कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व था वो हिल गया, वो डर गया। उसको लगा कि अगर इसी प्रकार का चलता रहा तो देश में बहुत बड़ा खून खराबा होगा। और कांग्रेस तो उस समय अहिंसा की सारी बातें करती थी कि अहिंसा से सब कुछ जीता जा सकता है, लेकिन अहिंसा के खिलाफ खड़े हुए जो लोग वो अहिंसा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस नेतृत्व को ये लगने लगा कि अगर हम नहीं मानेंगे मुस्लिम लीग की बातें तो शायद भारत में बहुत ज्यादा दंगे होंगे, बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, इसलिए इनकी बातें मानना चाहिए, मानना पड़ेगी। इस एक प्रकार से विचार तक कांग्रेस का नेतृत्व आया था। दूसरी बात, कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो एक प्रकार से उसकी उम्र हो गई थी, जो अवस्था में जरा थोड़ी हिम्मत ज्यादा रहती है, जिजीविषा रहती है कि नहीं हम कर सकते हैं, असाध्य को साध्य करने की अगर कोई ताकत रहती है तो वो युवा अवस्था में रहती है। लेकिन 60 और 70 वर्ष के ऊपर की जिनकी उम्र होती है उनमें उतनी ज्यादा ये इस प्रकार की हिम्मत या असाध्य को हम साध्य कर सकते ऐसी ऐसी एक भावना ऐसी उतनी नहीं होती। और इसीलिए कांग्रेस का नेतृत्व सारा उस परिस्थिति में पहुंच गया था। उनको स्वतंत्रता सामने दिख रही थी, वो जल्दी स्वतंत्रता चाहते थे, इतना लंबा संघर्ष किया है, वो स्वतंत्रता जल्दी मिलनी चाहिए ऐसा उनको लग रहा था। इसलिए वे इस मानसिकता तक आए कि अब तो हमें स्वतंत्रता, अब तो हमें विभाजन के लिए तैयार होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर इस सारी ये जो सारी घटना है इसमें मैं अमेरिका का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब हमारे यहाँ पे 1857 का स्वातंत्र युद्ध चल रहा था, वो स्वातंत्र युद्ध समाप्त होते होते 3-4 वर्ष हो गए। उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार पूरे इस देश में किए, एक बहुत बड़ा टेरर जिसको कहते हैं, एक आतंकवाद अंग्रेजों ने अपना निर्माण किया। और उसके कारण ऐसा वातावरण था कि कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, ऐसे वातावरण तक उन्होंने लाकर रखा था।
उसी समय ड्यूरिंग दिस पीरियड अमेरिका का अगर हम देखें तो अमेरिका एक बहुत बैड पैच से गुजर रही थी, जिसको कहते हैं आज की भाषा में बैड पैच। तो वो बहुत एक प्रकार से अमेरिका के इतिहास के वो काले दिन थे। 1861 से 1865 लगभग ये 4 या 5 वर्ष जो थे वो अमेरिका के इतिहास में बहुत खराब दिन है। वो इसलिए कि अमेरिका में उस समय 34 स्टेट्स थे, 34 प्रांत थे, 34 प्रांतों में से जो दक्षिण के प्रांत थे, टेक्सास और बाकी सारा जो दक्षिण का क्षेत्र है, वो दक्षिण के 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों ने कहा कि ये गुलामी प्रथा बहुत अच्छी है और गोरे सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा रेसिज्म में वो विश्वास करते थे। वेरज उसके उल्टे जो उत्तर के बाकी बचे हुए प्रांत थे वो पूरे दुनिया में बदलती हुई दुनिया देख रहे थे, वो विश्व को देख रहे थे कि विश्व में बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे इसमें जिस गुलामी प्रथा को हमने आज तक चला के रखा है और पीढ़ियां दर पीढ़ी वो गुलाम ही रहते थे, जो उन्होंने अफ्रीका से गुलाम लाए थे उनको पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम ही रखा जाता था। बहुत ज्यादा उनके ऊपर अन्याय किया जाता था, नृशंसता बर्बरता की जाती थी। वो ठीक नहीं है। इस प्रकार की प्रथाएं ये मानव जाति के लिए कलंक है, ऐसा मानने वाले उत्तर के राज्य थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुलामी प्रथा हम बंद करेंगे, जो मानव जात जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, उसका हम सम्मान करेंगे। और रेसिज्म ये कोई योग्य बात नहीं है। मैं गोरा हूं इसलिए मैं उच्च कोई हूं और कोई काला है इसलिए वो अगर कोई सबस्टैंडर्ड होगा, ये कल्पना पुरानी होगी, लेकिन अब ये कल्पना ठीक नहीं है। ऐसा विचार उन उत्तर के बाकी प्रांतों ने किया, लेकिन उसके लिए गुलामी प्रथा समाप्त करने के लिए और बाकी इस पद्धति की सारी रेसिज्म को समाप्त करने के लिए ये दक्षिण के 11 प्रांत तैयार नहीं थे। जब बहुत बातचीत से जब कोई हल नहीं निकलता दिखा तो दक्षिण के प्रांतों ने कहा ठीक है, हम अलग होते हैं, हम अपने विचार से पूरा हमारा देश चलाएंगे, आप अपने विचार से देश चलाइए, दिक्कत क्या है। हम आप पर थोप नहीं रहे कि आप भी इसी बात को मानो, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे। हम तो हमारे जो हमने सोच है कि गुलामी प्रथा को नष्ट करेंगे, हम तो वो मानेंगे, देश को हम विभाजित करेंगे। उस समय सौभाग्य से अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। लिंकन ने देश को एक रखने की कीमत पर गृह युद्ध स्वीकार किया। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, प्रॉपर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। दक्षिण के राज्य विरुद्ध उत्तर के राज्य, इस प्रकार का वो संघर्ष चला और वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, युद्ध हुआ, युद्ध के बाद भी वो ऐसा सुलगता रहा। आखिर जाकर 1865 के लगभग ये सहमति बनी कि नहीं, गुलामी प्रथा ये खराब है, इसको धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन इसको समाप्त करना चाहिए और अमेरिका एक रहेगा, यूनाइटेड अमेरिका ये जो है वो यूनाइटेड ही रहेगा। अब अगर मान लीजिए अमेरिका विभाजित होता उस समय, तो क्या आज अमेरिका जिस स्तर पर पहुंचा है या विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और सामरिक महाशक्ति के रूप में आज अमेरिका खड़ा है, वो खड़ा होता था क्या? उत्तर है नहीं होता, संभव नहीं है। जब राष्ट्र को हम तोड़ते हैं, राष्ट्र टूटता है तो उसकी ताकत भी टूटती है। इसलिए वो जो संयुक्त रूप से आज जो अमेरिका खड़ा है और पूरी ताकत के साथ खड़ा है और आज सब होते हुए भी आर्थिक महासत्ता है, वह उसकी परिस्थिति नहीं रहती। इसीलिए भारत का विभाजन का जब बात आई और मुस्लिम लीग ने यह आग्रह किया, मुस्लिम लीग का सिर्फ आग्रह नहीं था, उनका तो कंडीशन थी कि आप हमें पाकिस्तान दो, नहीं तो हम डायरेक्ट एक्शन डे, जैसा हमने कलकत्ता में 5000 हिंदुओं को मारा, अनेक लोग को जख्मी किया, अनेक बहु बेटियों को भगा कर लेकर गए, उनकी इज्जत पे डाका डाला, सब कुछ किया, ये हम हर जगह दोहराएंगे। उनके बात थी, प्रकट रूप से सार्वजनिक रूप से मुस्लिम लीग के नेता कह रहे थे कि ये डायरेक्ट एक्शन डे हम हर स्थान पर दोहराएंगे। और कोई दुर्भाग्य से उस समय कोई कांग्रेस में ऐसा नेतृत्व नहीं था जो ये कह सके कि नहीं, हम युद्ध हमें चलेगा लेकिन देश को विभाजित नहीं होने देंगे। इस प्रकार की मानसिकता कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग या इस प्रकार से टेरर, इस प्रकार से आतंकवाद, ये इस देश का स्वभाव नहीं है, इस देश का स्थायी भाव नहीं है। इसलिए इसका विरोध करेंगे और ये जो मुस्लिम लीग की बर्बरता है सारे दुनिया के सामने रखेंगे कि यह मुस्लिम लीग की मानसिकता है। ऐसा सोचने वाला नेतृत्व दुर्भाग्य से उस समय देश में नहीं था।
और इसीलिए कांग्रेस की मानसिकता ये पूर्णतः विभाजन की तरफ जाती गई। और 3 जून 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आखिरी उसके पहले बहुत मंत्रणा हुई थी, उसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो बैठक बुलाई, उसमें देश का विभाजन होगा यह तय हुआ। 3 जून 1947 जिस दिन ये निर्णय लिया कि हाँ अब तो विभाजन होगा, और उसमें मोटे मोटे तौर पर यह बात तय हुई कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है उन राज्यों में वो सारे राज्य भारत में रहेंगे, मतलब जो खंडित भारत रहेगा उसमें रहेंगे, और जिन राज्यों में मुस्लिम लीग जीती है वे सारे राज्य पाकिस्तान में जाएंगे। इसमें जहां जहां पर बहुमत पूरा नहीं है उनका विभाजन होगा, जैसे बंगाल और पंजाब, इन 2 प्रांतों का विभाजन होगा। लेकिन चूंकि सिंध में बहुमत है मुस्लिम लीग का, इसलिए सिंध पूरा पाकिस्तान में जाएगा। बलूचिस्तान उस समय पाकिस्तान में नहीं था। 11 अप्रैल 1947 को बलूचिस्तान यह स्वतंत्र हो गया था। खान ऑफ कलात करके, कलात मतलब बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जगह थी, वहां का जो खान था, उस खान को सारे लोग मानते थे। उसमें उस मतलब वहां पे जिसको हम कबीले कहते हैं, टोलियां कहते हैं, ऐसा कल्चर था। वो सारे लोग उस खान को बहुत ज्यादा मानते थे। उस खान ने आग्रह करके कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना है। उसमें से कई लोग भारत के साथ मिलने के लिए तैयार थे, लेकिन बीच में जो भौमितिक अंतर, जियोग्राफिकल डिस्टेंस बीच में आता था, उसके कारण, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो बलूच भाषा बोलते थे वो सिस्तान में, मतलब ईरान उनसे लग के था, सट के था, तो ईरान में थे। अब ईरान शिया था, अदरवाइज वो ईरान में भी मिल सकते थे। ये लोग सारे सुन्नी मुस्लिम थे। लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिमों के साथ, या जिसको हम कहेंगे पंजाबी मुस्लिमों के साथ, सिंध के मुस्लिमों के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वो उनके साथ मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो स्वतंत्र रहे। बाद में जिन्ना की मृत्यु के बाद उनके ऊपर, जिन्ना के समय उनके ऊपर बलात् रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। लेकिन बाद में जिस समय पाकिस्तान बना उस समय बलूचिस्तान उसका हिस्सा नहीं था। तो बच रहा था ये सिंध पूरा पूरा, ये पंजाब आधा कटा हुआ, बंगाल आधा कटा हुआ। अब एक और प्रांत बच रहा था जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, कई बार पख्तूनख्वा, जिसको आज नाम दिया गया है। उसकी बड़ी मजेदार बात थी, क्योंकि वो जो था वो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। आज जिसको हम, मतलब आज अफगानिस्तान या रशिया से जो किर्गिस्तान वगैरह बाकी सारे राष्ट्र नए बन गए हैं, तो उस समय के रशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ, चीन के साथ, सबके साथ सीमाएं जिसकी मिलती थी, वैसा ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये था। कबाइली लोग थे, सारे मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होने के बाद भी कट्टर मुस्लिम नहीं थे। आज भी उनकी परंपराएं बहुत कुछ अलग है। और उनके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहद गांधी उनको कहते थे, सीमांत गांधी या सरहद गांधी उनको कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ पूर्णतः गांधी जी शरण थे, गांधी जी के अनन्य भक्त थे, कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। और उन्होंने, उनका वहां पर इतना दबदबा था, उनकी वहां पे बहुत ज्यादा पुष्ट परख थी कि सारे लोग उनको मानते थे। और वो सारा पूरा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो उस समय कांग्रेसमय था। 1945-1946 में पूरे देश में असेंबली इलेक्शंस हुए, प्रांतिक असेंबली इलेक्शंस ऐसा उसको कहा गया, प्रांतिक मतलब स्टेट, जिसको आज विधानसभा हम कहते हैं, उस प्रकार की विधानसभाओं के इलेक्शन हुए। उसमें ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ जो इलेक्शन हुए, इसमें बहुमत के साथ कांग्रेस जीती, बहुमत के साथ। कहीं भी उसको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ा कि किसी पार्टी को मिला करके उन्होंने सत्ता स्थापित की, ऐसा नहीं हुआ। पूर्णतः क्लियर मेजोरिटी जिसको कहते हैं, क्लियर मेजोरिटी के साथ कांग्रेस को वहां पे लोगों ने जनादेश दिया। मुस्लिम लीग को उतने सीट नहीं मिली, इसलिए कांग्रेस की वहां पे सरकार बनी। और खान अब्दुल गफ्फार खान का जो कजिन था, वह चाचा का लड़का, वो वहां पे उनका भाई, चचेरा भाई, वो वहां पर मुख्यमंत्री बना। उस समय प्रधानमंत्री कहते थे, मुख्यमंत्री बना। अब ऐसे इसमें स्वाभाविक था कि जो तय हुई थी इन सारे इसमें बात लॉर्ड माउंटबेटन के साथ 3 जून 1947 को, कि कांग्रेस शासित जो भी विधानसभाएं हैं, जो भी राज्य है, वे सारे भारत में मिलेंगे। और ये राज्य भारत में मिलना चाहता था, उन्होंने वैसा प्रस्ताव पारित किया था। और उनको तो बड़ा स्वाभाविक लग रहा था, हम तो भारत ही में
में मिलेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन नेहरू नेहरू जी ने कहा कि नहीं, वहां पे मुस्लिम संख्या ज्यादा है, रादर मुस्लिम डोमिनेंस स्टेट है, बहुत ज्यादा मुस्लिम है, इसलिए उनको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो कहां पर जाए, वो पाकिस्तान में जाए या हिंदुस्तान में जाए। तब उसके ऊपर कांग्रेस के ही बाकी नेताओं ने आक्षेप लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े कड़े शब्दों में इसके आक्षेप लिया कि जो बात सारे देश के राज्यों के लिए तय है कि कांग्रेस शासित राज्य भारत में मिलेंगे और मुस्लिम लीग शासित जो राज्य है वो पाकिस्तान में जाएंगे, जहां पे बहुमत नहीं है दोनों को, उसका विभाजन होगा। अगर ये सूत्र तय है तो फिर इस राज्य अलग से राज्य के लिए अलग से कोई नीति क्यों? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने, जिसमें पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग थे, उन्होंने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया, लेकिन नेहरू जी अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें धर्म के आधार पर सोचना चाहिए, अगर मुस्लिम है उनको पाकिस्तान में जाना है तो रेफरेंडम होना चाहिए। वहां पे उन्होंने सार्वमत लेने की बात, सार्वमत मतलब रेफरेंडम, बहुत विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, ब्रिटिश सरकार को बताया, ब्रिटिश सरकार को कोई इसमें आपत्ति होने का कारण नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी समझ रही थी कि ये बहुत सामरिक महत्व का प्रदेश है, ये अगर खंडित भारत के पास भी आता है तो भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने उसका समर्थन किया। अब जब ये निर्णय हुआ, जिस दिन ये निर्णय हुआ कि नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर रेफरेंडम होना चाहिए, सार्वमत लेना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार ने जिसको एंडोर्स किया, हाँ कहा, ये निर्णय खान अब्दुल गफ्फार खान ने ऑल इंडिया रेडियो के समाचारों से सुना, और बाद में उन्होंने कहा है और लिखा है कि गांधी और नेहरू ने हमें भेड़ियों के सामने डाल दिया, कोई राय नहीं ली गई उनसे। खान अब्दुल गफ्फार खान से पूछा ही नहीं गया कि आप हमारे भारत में विलीन कर रहे हैं या नहीं, वो तो कह रहे थे कि हम भारत में विलीन कर रहे हैं, उन्होंने तो प्रस्ताव पारित किया था विधानसभा ने। लेकिन सार्वमत की घोषणा हुई, सार्वमत वहां पर लिया गया, और सार्वमत के लिए जो प्रचार हुआ एक प्रकार से, वो प्रचार बहुत ज्यादा विषैला और धार्मिक आधार पर किया गया। ये प्रचार देखकर कांग्रेस ने अपने आप में निर्णय लिया, खान अब्दुल गफ्फार खान से कोई चर्चा ना करते हुए, कि नहीं, हम सार्वमत में भाग ही नहीं ले रहे। और ब्रिटिश सरकार ने उसमें एक बात ऐसी की कि जो 35 लाख का लगभग उनका वोटर था, उसमें मात्र 5 लाख लोगों को वोटिंग राइट्स दिए एक प्रकार से, मतलब सबको वोटिंग के अधिकार ही नहीं दिए। जो इनके खास क्षेत्र थे, प्रांत थे, जहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान का बहुत ज्यादा प्रभाव था, उनको उनको वोटिंग के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे। तो लगभग उसमें से आधे लोगों ने वोटिंग किया, 5 लाख में से आधे से कम लोगों ने वोटिंग किया, 5-5.5 लाख में से। तो लगभग सारे वोट उन्हीं को मिले, 90% वोट उन्हीं को मिले, क्योंकि कांग्रेस ने तो बहिष्कार किया था। तो 2 डब्बे रखे गए थे, एक हरा था जो मुस्लिम लीग के लिए था या पाकिस्तान के लिए था, और एक लाल डब्बा था, भारत के लिए था। वैसे भी मुस्लिम सबको कहा गया, आप हरा 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 हमारा रंग है, हरे में डालो, हरे में डाला, तो स्वाभाविक था निर्णय, वो पाकिस्तान के लिए चला गया। और सारे लोगों की इच्छा ना होते हुए भी, जो सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से अत्यंत महत्व का प्रदेश था, वो नेहरू जी की गलती के कारण और पाकिस्तान को चला गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि ये बात इतिहास में सामने लाई ही नहीं गई। इतिहास के पुस्तकों में अगर आप खंगालेंगे तो सारे प्रमाण मिलेंगे। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे तो सारे एविडेंसेस मिले, कैसी वोटिंग हुई, क्या हुई, उसके बीच में करस्पॉन्डेंस क्या हुआ, ये सब कुछ मिला। ये ब्रिटिश आर्काइव्स में भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये इतिहास ने सामने लाया ही नहीं कि इस प्रकार का काम किया गया कि नेहरू जी की जिद के कारण एक बहुत बड़ा सामरिक प्रांत, प्रदेश हमारे हाथ से छीना गया। उसके बाद भी खान अब्दुल गफ्फार खान पे बहुत बुरे दिन गुजरे, उनको तो नजर कैद में रखा गया, क्योंकि वो तो पूरी सरकार का विरोध कर रहे थे पाकिस्तान के, और एक बहुत अच्छा प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया। विभाजन की जब हम सारी बातें सोचते हैं, कहते हैं, देखते हैं, तो इन बातों को भी सामने आना और सामने लाना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब जब विभाजन तय हुआ तो दूसरे दिन 4 जून 1947 की सुबह की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने विभाजन का समर्थन किया, और वो जो समर्थन की इसके समाचार पूरे देश में गए, उसके कारण अनेक लोगों का मनोबल टूट गया। विशेषतः जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, उन सबको बहुत खराब लगा। उनका गांधी जी पे बहुत विश्वास था, बहुत ज्यादा विश्वास था।
वो गांधी जी को महात्मा समझते थे और वो लगता था कि इनका शब्द मतलब अंतिम शब्द है, ये शब्द गलत नहीं होगा। इसलिए वो इस भरोसे में थे कि हमें तो विस्थापन करना ही नहीं, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है। ये सारे राजा दाहिर की प्रेरणा लिए लोग लोग थे। इन्होंने अनेक आक्रमण, अनेक वर्षों से आक्रमण झेले थे। मतलब 7वीं शताब्दी से वहां पे आक्रमण हो रहे हैं, हजारों वर्षों के आक्रमण, अनेक अत्याचार, लूटपाट, ये सब होने के बाद भी ना तो इन्होंने सबने अपना धर्म छोड़ा था और ना तो इन लोगों ने अपनी जमीन छोड़ी थी। ये जमीन पे भी रहे, अपने धर्म के साथ रहे, धर्म का पालन करते रहे, मंदिर गुरुद्वारा बनाकर वहां पे डंके की चोट पे रहे। इतने सारे आक्रमणों को हिम्मत से जो दाद दे रहे थे और हिम्मत से उसका मुकाबला कर रहे थे, ऐसे लोगों को एक निर्णय ने, विभाजन के इस निर्णय ने, जो सिंध प्रांत में थे हिंदू, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे, जो पंजाब में थे, इन सब लोगों को अपना सारा छोड़ छाड़ कर, घर बार छोड़ छाड़ कर, सब कुछ पूंजी वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत में आना पड़ा। यह बहुत दुर्भागी और बहुत एक गलत प्रकार की घटना थी, जिसका इतिहास में बाद में जिस सबको दबाया गया कि उनकी क्या गलती थी, उनसे क्यों नहीं पूछा गया। जिन्होंने इतने वर्षों तक, इनके पुरखों ने इतने वर्षों तक इसका सामना किया, उसके बारे में कोई किसी ने नहीं सोचा। बाद में जब विभाजन तय हुआ और भगदड़ मचने लगी, और जैसा मैंने कल बताया था, वो खुर्रम वगैरह का उदाहरण भी मैंने दिया था कि मुस्लिम लीग किस प्रकार से आक्रामक थी। वो चाहते थे कि जो जो प्रस्तावित पाकिस्तान है, उस प्रस्तावित पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं चाहिए। इस्लाम के नाम पर बन रहा ये राष्ट्र है, तो इसमें हिंदुओं का होने का सवाल ही नहीं उठता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे थे कि सहअस्तित्व संभव नहीं है, वही बात वो मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं, हमें हिंदू नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से गांधी जी कुछ इस प्रकार की मानसिकता में थे। उनको लगता था कि नहीं, अगर पाकिस्तान मिलने के बाद तो उनको पाकिस्तान चाहिए था, मिल गया, अब मुस्लिम क्यों तकलीफ देंगे। वो सबको बोल रहे थे आप मत छोड़िए अपना घर बार, आप वहीं पर रहिए। तो जब गांधी जी ये सारे मैं जो 15 दिनों का मैंने विश्लेषण किया है, 1 अगस्त से 15 अगस्त 1947 के बीच में, सारे बीच में गांधी जी मात्र 2 सवा 2 दिन या 1.5 या 2 दिन के लिए आज जो पाकिस्तान बना है उसमें थे। उसमें वाह नाम का एक कैंट, वहां कैंट कहलाता था, बहुत छोटा था, वहां मिलिट्री का कैंट था, वहां पे एक शरणार्थी शिविर लगाया था। उस शरणार्थी शिविर में जब लोगों ने कहा कि यहाँ बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ हो रही है हमारी, वहां कोई जवान लड़की नहीं थी, सारे जवान लड़कियों को उठाकर लेकर गए, सारे पुरुष थे और बाकी वृद्ध महिलाएं थी सर। ऐसे वहां कैंट में जब वहां के एक दो लोगों ने पूछा गांधी जी से, गांधी जी हम क्या करें इसमें, कम से कम ये जो हमारा शिविर है, ये शिविर तो आप पूर्व पंजाब में लेकर जाइए, क्योंकि वो पश्चिम पंजाब में आता था जो पाकिस्तान में मिलना तय था। ये 5 अगस्त की बात है। 5 अगस्त को गांधी जी ने उनको ये कहा कि आप क्यों छोड़ रहे हो, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, उनको मिल गया, अब वो आपको क्यों तकलीफ देंगे, अब आपको तकलीफ देने का कारण नहीं, आप तो यहीं पे रहिए। ये बहुत दुर्भागी सोच थी और जिसपे किसी को विश्वास नहीं था। 6 अगस्त को गांधी जी लाहौर में थे। लाहौर में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब हिंदू सिख ही बचे थे, मुसलमान तो सारे मुस्लिम लीग के साथ मिल गए थे। तो 2 सरदार बंधु थे, सिख बंधु थे, उन्होंने प्रश्न किया कि गांधी जी ऐसा लोग कह रहे हैं कि मतलब ऐसा दिख रहा है सामने कि लाहौर तो जल रहा है, लाहौर मर रहा है, हम क्या करें, कहां जाए। गांधी जी के शब्द थे कि अगर लाहौर मर रहा है तो उस लाहौर के साथ आप बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ आप मृत्यु का वर्ण कीजिए। अगर आप भीरुता के साथ मृत्यु का वर्ण करेंगे, डर के साथ मृत्यु का वर्ण करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप हिम्मत के साथ मृत्यु का वर्ण कीजिए। एक ने लिखा है जो उस शिविर में था कि ऐसा लग रहा था, जो बाद में भारत में सकुशल पहुंच गया, उसने कहा कि ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एक पिघला हुआ लोहा हमारे कानों में डाला है, हम मर जाएं, लाहौर जल रहा है इसलिए हम भी मर जाएं। और ये बात मैंने मेरे पुस्तक में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के 8 अगस्त 1947 के अंक में बड़े इससे प्रकाशित हुई है, जिसका हेडिंग है, जिसमें गांधी जी कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त के बाद का समय मैं पाकिस्तान में बिताना चाहता हूं। गांधी जी की बहुत तीव्र इच्छा थी
कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, पाकिस्तान में बाकी समय बिताऊं ताकि उन लोगों को समझा सकूं। लेकिन दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य गांधी जी का भी था, दुर्भाग्य पाकिस्तानियों का भी था कि पाकिस्तान के जिन्ना को छोड़ दीजिए, लियाकत अली खान जैसे जो बाद में प्रधानमंत्री बने उनको छोड़ दीजिए, उन सब लोग को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के किसी भी छोटे से छोटे छुटभइये गली के नेता ने भी गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया कि आप पाकिस्तान आए। किसी की इच्छा नहीं थी गांधी जी पाकिस्तान जाए। किसी मुसलमान को ये नहीं लग रहा था कि गांधी जी पाकिस्तान में जाए। जिनके लिए गांधी जी ने विभाजन भी स्वीकार किया, जिनके लिए गांधी जी ने अपने पार्टी के लोगों को समझाया कि नहीं नहीं इनका मत परिवर्तन होगा, उनका कोई मत परिवर्तन नहीं हुआ, वो गांधी जी को पाकिस्तान में चाहते ही नहीं थे। 6 अगस्त को जिस समय गांधी जी ने ये वक्तव्य दे रहे थे, उस समय 900 किलोमीटर की दूर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरु जी यहां सिंध प्रांत के हैदराबाद में, सिंध प्रांत में भी हैदराबाद है जैसे कल बताया, बड़ा शहर था, उस हैदराबाद में स्वयंसेवकों की एक स्वयंसेवक और बाकी जनता की, हिंदू जनता की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो उसमें वो बता रहे थे कि राजा दाहिर की प्रेरणा लीजिए। अरे आप लोग ऐसे लोग हैं, आप हिम्मत शूर वीर लोग हो, आपने तो इतने संघर्षों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए अब अंगद के भांति अपने पांव यहां पर अड़ाकर इस जमीन पर टिके थे, अपने धर्म के साथ टिके थे, ना तो आपने धर्म बदला ना आपने जमीन छोड़ी। आप तो प्रेरणा है बाकी सारे देश के लिए। आप हिम्मत मत हारिए। अभी अभी विपत्ति का समय आया है तो हम संगठन की ताकत के आधार पर हम भारत में आ जाएंगे, हम भारत में लाने की योजना बनाएंगे। आप भारत में आइए, उसके बाद हम फिर से ये भूमि हमारी होगी, ये भूमि हमसे कहीं जाएगी नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फिर से भारत अखंड होगा। ये गुरुजी का उनको एक प्रकार से आश्वासक और एक प्रकार से आत्मविश्वास बढ़ाने वाला वक्तव्य था। एक दिन आज जो पाकिस्तान बना है उसी में मात्र 900 मील की दूरी पे, उस समय मील चलता था, 900 मील की दूरी पे हैदराबाद सिंध में गुरुजी थे और लाहौर में गांधी जी थे। दोनों के वक्तव्यों में इतना बड़ा विरोधाभास। एक और विरोधाभास दिखता है 5-6 अगस्त के लगभग, जो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा विभाजन जब हो रहा था तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी। उनकी जो पत्नी थी सुचेता कृपलानी जी, उन्होंने, वे आचार्य कृपलानी जी कराची के थे, मतलब सिंध प्रांत के थे, तो उनकी पत्नी ने कराची में 6-7 अगस्त के लगभग एक सभा ली सिंधी महिलाओं की। जब सिंधी महिलाओं ने कहा उनको कि बड़ी विषम परिस्थिति है, हम बाहर जा भी नहीं सकते, बाहर जाते तो मुस्लिम गुंडे हमें छेड़ते हैं, हमारी बहू बेटी को उठाकर लेकर गए, इनको, वो फिर उदाहरण देती है कि इनको उठाकर लेकर के उनको उठाकर हम क्या करें। उसका उसके जवाब में सुचेता कृपलानी जी कहती है, आप लोग फैशन कर रहे हैं, आप पारदर्शी साड़ियां, ट्रांसपेरेंट साड़ियां पहनती हैं, आप लोकट ब्लाउज पहनती हैं, इसलिए गुंडे आपकी ओर देखते हैं। मैं देखिए, मैं तो नोआखाली में भी गई, मेरे को किसी ने नहीं छेड़ा, मेरे को मेरी ओर किसी ने नहीं देखा। वो महिलाएं चकित होकर रह गई। उस महिला, एक महिला की का जो बाद में जो भारत में पहुंची, उसने लिखा है कि ये महिला क्या बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। अरे दंगों के इस वातावरण में कोई फैशन करेगा, कोई वस्त्रों को इस प्रकार से रखेगा? यहाँ तो जान की पड़ी है, यहाँ जिंदा बचने की शंका हर किसी के मन में है। ऐसे समय में ऐसा कौन कैसे सोचेगा? ये एक विचार। और उसी कराची में जिस दिन पाकिस्तान बन रहा था, या बना 14 अगस्त 1947 को, भारत की एक महिला हिम्मत करके गई, राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका लक्ष्मीबाई केलकर, मौसी जी केलकर उनको कहते थे। आप कल्पना करें, सारा दंगाग्रस्त क्षेत्र है। 5 अगस्त से 8 अगस्त तक संघ के सरसंघ चालक गुरुजी वो कराची में रहते हैं, और बाकी बाय रोड से जहां पे दंगे चल रहे हैं, ऐसे बीच में वो हैदराबाद जाते हैं, सब लोग से मिलते हैं, योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से सुरक्षित लाएंगे, ढाढ़स बंधाते हैं। बाद में 13 अगस्त को राष्ट्र सेविका समिति की मौसी जी केलकर 13 अगस्त की शाम, 13 की दोपहर को और कराची में पहुंचती है। कराची में भी भले ही वो राजधानी का शहर है, वो तत्कालीन कैपिटल था, तत्कालीन राजधानी थी, लेकिन फिर भी वहां पर भी दंगे हो रहे हैं, इतनी सारी पुलिस फोर्स होने के बाद भी। ऐसे वातावरण, विषाक्त वातावरण में जब उनका फ्लाइट जाता है मुंबई से
टाटा एयर सर्विसेज का फ्लाइट उस समय होता था, मुंबई से कराची का फ्लाइट, वो हॉपिंग फ्लाइट था अहमदाबाद में, मुंबई अहमदाबाद कराची। अहमदाबाद के तक के फ्लाइट में उनके इसमें जयप्रकाश नारायण जी भी थे, लेकिन सारे लोग अधिकतर जो हिंदू थे सारे उतर गए अहमदाबाद में। अहमदाबाद से कराची के बीच में कोई हिंदू नहीं बचा था। ये मात्र 2 महिलाएं हिम्मत के साथ उसमें बैठी थी, हिम्मत के साथ वहां गई, और उन्होंने 14 अगस्त को जो 700-800 सेविकाओं की बड़ी सभा ली, और उसमें उन्होंने बताया हिम्मत नहीं हारना, अपना शील, अपना चारित्र्य, अपना परिवार, सबकी रक्षा करना, हिम्मत साथ में रखना। संगठन की ताकत बहुत होती है, संगठन के ताकत के नाते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सुरक्षित भारत में जाएंगे, विपत्ति का समय है, अभी हम सुरक्षित भारत जाना ये हमारा उद्देश्य है। उस पद्धति से सारी हम योजना बनाएंगे। इस प्रकार से ढाढ़स उन्होंने बंधाया। कितना विरोधाभास है। उसी कराची शहर में एक महिला कहती है कि आप लोकल ब्लाउज पहनते इसलिए गुंडे छेड़ते, दूसरी कहती है कि नहीं नहीं आप हिम्मत नहीं हारना, आप में बहुत ज्यादा ताकत है, आप तो देवी दुर्गा की संतानें हैं, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और आप बराबर संगठन की ताकत के साथ हम बराबर भारत में आएंगे। ये ढाढ़स बंधा रही। बहुत ज्यादा विरोधाभास था। और इस सारे के बीच में जब विभाजन होता है तो दुर्भाग्य से, जैसा मैंने कल बताया, कि कोई योजना नहीं सरकार की कि ये विस्थापितों को कहां रखा जाए, कैसे रखा जाए। विभाजन रोकने के लिए कोई बहुत बड़ी पुलिस फोर्स, कोई आर्मी की फोर्स, उसके लिए कोई योजना, ये भी नहीं। ज्यादातर सारे दंगे आज जो पाकिस्तान बना है उसी में, चाहे वो फिर बंगाल के बारिसाल वगैरह जैसे स्थान हो, ढाका बारिसाल वगैरह स्थान हो, या पंजाब, सिंध, या फिर ये जो खैबर पख्तूनख्वा है वहीं पर ज्यादा दंगे हुए। बलूचिस्तान तो स्वतंत्र हो गया था, इसलिए उस समय बलूचिस्तान में कुछ हिंदू रह गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि होने का कारण नहीं था, वहां पे दंगे नहीं थे। बाद में जब पाकिस्तान ने उस पर आक्रमण किया तब वहां के हिंदू को भी भारत आने के लिए विवश होना पड़ा। ये सारे इसमें जब दिखता और लगता है तो ऐसा लगता है कि इस विभाजन से हमने पाया क्या। विभाजन के कारण हमारा जो देश था इतना बड़ा, इतना विशाल, खंडित हो गया। अब हिंगलाज देवी के दर्शन हमारे लिए दुर्लभ हो। हिंगलाज देवी मतलब जो देवियों के एक प्रमुख स्थान माने जाते हैं, वैसे बलूचिस्तान की हिंगलाज देवी, वो उसके दर्शन के लिए हम नहीं जा सकते। ढाका की मां ढाकेश्वरी बहुत प्रसिद्ध, बहुत जिस पे अपार श्रद्धा लोगों को, वो ढाकेश्वरी के दर्शन हम नहीं कर सकते। सिख धर्म के गुरु नानक देव का जन्म जहां हुआ वो ननकाना साहिब, और गुरु नानक देव अपनी मृत्यु के समय 17 वर्ष जहां रहे वो करतारपुर साहिब। दोनों आज पाकिस्तान में। जो लव कुश में से लव के नाम पर जो लाहौर की बसाहट हुई, लाहौर बसाया गया, उस लाहौर के किले में जो मंदिर है और लव का मंदिर है, जो महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, वो भी हमसे जुदा हो गई, वो भी हमारी चली गई। लाहौर गया, क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत चिटगांव गया, ज्ञान का किसी जमाने में केंद्र था ऐसा तक्षशिला गया, बारिसाल जैसा जिसको पूर्व का वेनिस कहते थे वो गया। ये सारे हमसे अलग हो गए। इन सारे स्थानों पर हम नहीं जा सकते। जो आज ऐसा बड़ा विचित्र सा लगता है कि ये सारे हमारे पुरखे वहां आते थे, जाते थे, बसते थे। वहां पे वेदों की ऋचाएं गाई जाती थी, वेदों के सूक्त कभी गाए गए थे, गीता का पाठ जहां होता था, रामायण महाभारत हर किसी के घर में होती थी। वो सब हमसे अलग हो गए। और इस विभाजन से मिला क्या? पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पर है। टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हो रहा है। बांग्लादेश तो 1971 में टूट गया, बंगाल, बाकी के टुकड़े टूटने के कगार पर है, कभी भी टूट सकते। चीन अभी तक अगर नहीं रहता तो बलूचिस्तान तो कब का अलग हो गया होता। चीन के कारण आज बलूचिस्तान कैसे तो भी पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, बांग्लादेश की भी आर्थिक हालत अच्छी नहीं। ऐसे इसमें क्या मिला? और भारत में दंगे आज भी हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कश्मीर में या बाकी सारे स्थानों पर, नीचे केरल में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से हम सभी वाकिफ हैं। कुल मिलाकर के इस विभाजन ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लगता है कि आज ये अखंड भारत तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा रेडिकल मुस्लिम इस्लाम जहां पर है वो कैसा इकट्ठा होगा। लेकिन बहुत कुछ होता है, हो सकता है। आज पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में आज नहीं कल नहीं परसों बटेगा। कभी 2 वर्ष के बाद, 5 या 10, 20 वर्ष के बाद पाकिस्तान का टूटना ये तय है।
इसको कोई नहीं रोक सकता। वो टूटने के बाद उनकी जो हालत होगी, और भारत जिस पद्धति से उभर रहा है, वो अगर इसी पद्धति से उभरा तो मुझे लगता है फेडरेशन के तौर पर क्यों ना हो, भारत एक अखंड फेडरेशन के रूप में क्यों ना हो, ये स्वरूप लेगा, ऐसे चित्र तो भी आज लग रहा है। ये बड़ा, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही कल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे हम बातचीत कर रहे हैं, जब इस देश के स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि 14 अगस्त का दिन यहाँ विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाएंगे। उन सभी हुतात्माओं को का स्मरण करना, जिस पद्धति से उनको मारा गया, जिस पद्धति से सारे परिवार विभाजित हुए, सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आना पड़ा, उन सभी हुतात्माओं के लिए, उन सभी ऐसे वीरों के लिए हिम्मत के साथ जो लड़ते हुए मारे गए, अनेक संघ के स्वयंसेवक जिसमें हुतात्मा हो गए, ये सब करते हुए, लड़ते हुए, उन सभी का स्मरण करना मुझे लगता है आज के दिन में आवश्यक है। ये इसी के कारण आपसे संवाद हो सका और विभाजन की त्रासदी के बारे में मैं कुछ बोल सका, इसलिए मुझे आपसे संवाद करके अच्छा लगा। यहाँ मैं रुकता हूँ। आपके कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम संदेशा शुक्ला है। मैं फाइनल ईयर जी। साइन आयुर्वेद महाविद्यालय से हूँ। विभाजन की इस जी। त्रासदी में मतलब जो उसका इतिहास था, वो लोग उस वक्त जानते थे कि क्या हो रहा था। ये इतिहास हम तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं, हमारे जी। हिस्ट्री में वो नहीं था। तो फिर जी। गांधी जी को राष्ट्रपिता ये उपाधि क्यों दी गई? मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जो अंत में हुआ, आपने कहा, मतलब जो उनके कानों में लोहे के सरिये जैसा पड़ा उनका शब्द, और भी बहुत सारी जी। चीजें थी, मतलब बहुत लोगों ने जी। सफर किया उसकी वजह से। तो उनको राष्ट्रपिता ये उपाधि देना सही था? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कोई राष्ट्रपिता यहाँ उपाधि, मतलब गांधी जी अनेक मामलों में, मैं गांधी जी का पूर्णतः विरोध नहीं करता, क्योंकि गांधी जी की कुछ जो कल्पनाएं थी, विशेषतः ग्राम स्वराज्य की कल्पना, स्वदेशी की कल्पना, ये सारी, और एक सादगी भरा जीवन वगैरह, ये सारी कल्पनाएं बहुत अच्छी थी। और दुर्भाग्य से इन किसी पे, जो तत्कालीन सरकारें थी कांग्रेस की, उन्होंने किसी पे अमल नहीं किया। अमल किया तो मुस्लिम तुष्टीकरण पे अमल किया, एक ही बात पे। लेकिन लेकिन गांधी जी के अगर इतिहास को खंगाले तो पाएंगे 1948 में उनकी मृत्यु के पहले गांधी जी पे पूरे देश में बहुत ज्यादा आक्रोश था। ये सच है, बहुत ज्यादा आक्रोश था। और सिर्फ आक्रोश लोगों पे नहीं था, तो नेहरू जी को भी आक्रोश था। उनके बाकी सारे पत्रों में और बाकी इसमें भी झलकता है। उनको ऐसा लगता था कि गांधी जी, ये जो उनकी नीतियां उनके बीच में आ रहे हैं, इसलिए सब में आक्रोश था। लेकिन उनको जो मारा गया, उस मारने के कारण लोगों के मन में एक सहानुभूति और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा, और इसीलिए उन्होंने उसके पहले क्या किया वे लोग भूल गए। उनकी जो बाकी बातें थी, उनकी सादगी थी गांधी जी की, एक प्रकार से जिस पद्धति से उन्होंने सारे जीवन को का यापन किया, वही सारा लोग के सामने आया। और निश्चित रूप से उनको वो स्थान और वो श्रद्धा मिली। वो मृत्यु जिस पद्धति से उनको दिया गया, कोई भी भारतीय मानसिकता कि इस प्रकार की मृत्यु को, वो भी इतने वृद्ध आदमी को इस प्रकार से मार देना, ये मानती नहीं, ठीक नहीं मानती। ये हमारे संस्कृति में नहीं है, और इसीलिए गांधी जी को उसके बाद बहुत श्रद्धा के साथ देखा गया। ओके, थैंक यू सर। सर गुड इवनिंग। जी नमस्कार। नमस्कार। नहीं, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया है, लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलती है अभी? मतलब इसमें, क्योंकि मैंने एक देखा है कि भारत में जो है लीडरशिप की कभी भी कमी रही है, क्योंकि जो लीडर्स हैं वो अपने ही दृष्टि से सब करना चाहते हैं। मतलब कोई देश के लिए, अगर इवन महात्मा गांधी को ले या जवाहरलाल नेहरू को भी ले, वो अपने लिए ही कुछ करना चाह रहे थे। अगर देखा जाए, कितने भी महान
हम कहेंगे या सोचेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग अपना ही फायदा या अपने ही वो पार्शियलिटी था उनमें। जबकि जो लीडर्स लाइक वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस थे, दे वर रियल लीडर्स, उनको मौका ही नहीं मिला आगे आने का। ठीक बात है, आपने ठीक कहा। देखिए, अब आप अगर देखेंगे तो वीर सावरकर भी थे। हाँ, सावरकर जी के उस समय के सारे अगर उनका लिखा हुआ, उनके वक्तव्य अगर हम देखेंगे, तो जो विजन होना चाहिए वो विजन सावरकर जी के पास था। जैसा उन्होंने जब उनको अंडमान में लेकर गए थे, अंडमान को देखकर उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो सैनिकी अड्डा होना चाहिए। जब स्वतंत्र भारत होगा तो उस समय यहाँ पे नौसेना का बहुत बड़ा अड्डा होगा। उस समय उन्होंने लिख के रखा है। उनका जो आत्मवृत्त जैसा है हाँ, काले पानी के ऊपर, उसमें उन्होंने ये लिखा है। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जब उसको आजाद किया था, स्वतंत्र किया था अंडमान को, तो वहां पर उन्होंने सावरकर जी के नाम पर वो नौसैनिक अड्डा वहां पे बनाया था। अब ऐसे विजनरी जो लोग थे, उनको जो आखिर लोकतंत्र को हमने माना है, तो लोकतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था, दुर्भाग्य से। शायद ये सारी बातें सामान्य लोगों तक पहुंचाने में वे नहीं मतलब सफल हो पाए। और गांधी जी की जैसी सारी मानसिकता, उन्होंने जो आंदोलन चलाए, जो लोगों तक पहुंचे, सादे सादे, नमक का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, ये बहुत छोटे छोटे आंदोलन थे, लेकिन उससे लोगों का सहभाग आया, पार्टिसिपेशन आया लोगों का। इसलिए लोगों की कांग्रेस पे श्रद्धा बढ़ती गई। और इस प्रकार का लोकतंत्र में चूंकि हम हैं, तो उसको लोकतंत्र को उसी पद्धति से चलाना चाहिए। लोगों को अपनी बातें योग्य क्यों है, ठीक क्यों है, ये बताने का वो पद्धति, वैसे आंदोलन, लोगों का पार्टिसिपेशन, ये सारे करना चाहिए। उस समय शायद ये नहीं हो पाया और इसलिए हम चूक गए। और इसलिए अभी के 8-7 वर्ष छोड़ दे तो बाकी का बीच में, मतलब अगर 75 वर्षों में से लगभग 60 वर्षों का जो कार्यकाल या शासन था, उसमें हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। छोटे छोटे देश, इजराइल जैसा देश पूरे दुनिया को टक्कर देता है। जर्मनी जो बिल्कुल बेचराक हो गया था, कहां कहां खड़ा हो गया। जापान, मैं 7 महीने जापान में था, मैंने जापान में देखा है कि कैसा, जापान भी हिरोशिमा नागासाकी के बाद तो बिल्कुल बर्बाद हो गया था। जापान कैसा खड़ा हो गया, जर्मनी कैसे खड़ा हो गया। चीन उस समय कुछ नहीं था, आज चीन बड़ी शक्ति बन गई। और हम उस सारे इसमें पीछे रह गए क्योंकि हमारा नेतृत्व ठीक नहीं था। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए जो विजनरी नेतृत्व है, जो जैसा आपने ठीक कहा कि जो खुद का नहीं सोचते हुए देश के बारे में सोचता है, ऐसे नेतृत्व पर पूरी श्रद्धा अगर हम रखें तो आगे का भविष्य अच्छा है। अगर प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर रुकते हैं। सर मेरे 2 प्रश्न है। हाँ, अगर बिल्कुल, हमें इस टॉपिक पे विस्तार में जानना हो तो हमें हाँ, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए? और दूसरा प्रश्न, जैसे अभी अपना अमृत महोत्सव आ रहा है, तो भारत को इंडिपेंडेंस मिलते हुए 75 इयर्स हो गए हैं। तो मतलब हमें एज अ युवक ऐसा क्या करना चाहिए कि भारत फिर से मतलब और अच्छे से रीएस्टैब्लिश हो और फिर से महाशक्ति बने? बढ़िया। देखिए, पहला जो प्रश्न है उसके बहुत सारे पुस्तकें हैं, लिखी गई है, लिखी जा रही है। और देश बट गया नाम की एक पुस्तक है, एच.वी. शेषाद्री जी ने लिखी हुई, वो अच्छी पुस्तक है। उसके बाद विभाजन की विभीषिका नाम की ही एक पुस्तक आई है, वो भी अच्छी है। मैं अपने पुस्तक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वे 15 दिन नाम से मैंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी सारे संदर्भ हैं। उसमें पुस्तकों की सूची भी है कि कौन कौन से पुस्तक पढ़ना चाहिए इसके लिए। ऐसे बहुत सारे पुस्तक आपको मिलेंगे। मराठी में भी वी स वाळिंबे और बाकी लोगों ने भी बहुत सारी पुस्तकें इस पे लिखी है, विभाजन पर। लेकिन विभाजन का सत्य चित्रण ही हमें देखना चाहिए कि उसमें तथ्यों के साथ किसने लिखा है, इमोशनली कम लेकिन तथ्यों के साथ ज्यादा लिखना, यही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब रही बात आज के इसमें, ये इसका उत्तर बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में देना चाहूंगा कि अभी हम एक बहुत ज्यादा अच्छी अवसर
और संभावना के साथ खड़े। पिछले 7-8 वर्षों में हमारे देश ने जो छलांग लगाई है वो अतुलनीय है, हमारी कल्पना के बाहर है। आज पूरे विश्व में जो स्थान हमारा बन गया है वो स्थान अद्भुत है, अद्भुत है। मतलब मेक्सिको के राष्ट्रपति कल कह रहे हैं कि मोदी जी और वो जो राष्ट्रसंघ के जनरल सेक्रेटरी है वो और पोप ने मिलकर 3 लोग की कमेटी बना कर और ये सारे प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए वगैरह वगैरह। ये सारी जो बातें हैं ये बताती है कि भारत एक बहुत ताकतवर देश के रूप में खड़ा है। अभी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है, लेकिन भारत को रिसेशन नहीं छुएगा, ऐसा भी वो लोग कह रहे हैं। ये क्या बताता है? वहां पूरा श्रीलंका ये एक प्रकार से पूरा मतलब कंगाल हो गया, वास्तव में कंगाल हो गया। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है। बांग्लादेश के भी हालत बहुत अच्छे नहीं है। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों की ये परिस्थिति है। ऐसे समय में भारत बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, किस बात का परिचायक है। इसलिए अगर हमें युवकों को कुछ करना है तो इस देश के लिए जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, हमारे सामाजिक कार्यों के माध्यम से देश को मजबूत करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। प्रामाणिकता के साथ हम व्यवसाय करेंगे। हमारे व्यवसाय को या जो भी हम जिस प्रोफेशन में जाएंगे उस प्रोफेशन को पूरे वैश्विक परिदृश्य में हम ये कैसा देखते हैं। तो योगा के लोग मुझसे मिले थे, मैंने उनको कहा कि भाई आप सिर्फ अपने मोहल्ले में योगा की क्यों सोचते हो? पूरा दुनिया आज देख रही है भारत की ओर, उनको योगा टीचर्स चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में योगा टीचर्स चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं खुद घूमता रहता हूं दुनिया में, आपको बता सकता हूं कि योगा टीचर्स की कहां आवश्यकता है। लेकिन योग शिक्षक हम लेकिन उसके लिए वो भाषा सीखनी चाहिए, उस भाषा पे प्रभुत्व आना चाहिए, फिर वहां पर जाना चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए। ये जो हिम्मत वाली वृत्ति पहले भारत में थी, जब कुछ नहीं था उस समय हम जहाज लेकर भरे समुद्र में कहां तक जाते थे और व्यापार करते थे। ये हिम्मत ये फिर से हमें जगने की आवश्यकता है। जिस दिन ये हिम्मत जग जाएगी हमारे युवकों में, भारत फिर से उसी स्थान पर पहुंचेगा जहां पर 2000 वर्ष पहले था। मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने हमें आपका समय दिया और आपके अमूल्य मार्गदर्शन के लिए हम बहुत धन्यवाद सर। अब रंजना वैद्य, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, शांति मंत्र बोलेगी और इसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।